इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपका एसी रो देगा और एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं है। ये थर्मल इमेजेस देखो। दिल्ली में एक बंदे ने ऑटो के अंदर अपने थर्मल कैमरा से फोटो खींची है और यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री पार कर रहा था। मतलब वो ऑटो एक भट्ठी की तरह उबल रहा था। आधी रात को भी सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था और ये हाल इस समय पूरे नॉर्दर्न भारत में है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी सब के सब शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो से ज्यादा लालम लाल हुए पड़े हैं। यूपी में बांदा ऑलरेडी 48 डिग्री सेल्सियस पे बैठा हुआ है। पूरी दिल्ली एक तंदूर बन चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। ये हालात और भी बिगड़ने वाले हैं क्योंकि पिछले 150 साल का सबसे बड़ा सुपर एल नीनियो आ रहा है, जिसकी वजह से मॉनसून इस बार और वीक होने वाला है। ईरान वॉर की वजह से फर्टिलाइजर की सप्लाई वैसे ही डाउन है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो अगले 6 से 8 महीने में हम पे वो कहर ढाएगा जिसको हम अभी शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी 2 बार बढ़ चुके हैं। पैसा लुढ़कता जा रहा है। पीएम मोदी ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करो, बाहर मत निकलो, सोना मत खरीदो। ये तो और भी बोलने वाले थे लेकिन तब तक उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। ये सब सुन के सारे एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। हर आदमी बोल रहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग, लेकिन ये समथिंग बिग है क्या, ये कोई ढंग से नहीं बता रहा है। तो मैं बता देता हूं। आज की वीडियो में जरा इसी पे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कितने अलग अलग एंगल से हमारी फील्डिंग सेट हो रखी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला कीवर्ड चल रहा है हीट वेव। सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान थर्मल मैप्स और टेम्परेचर के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा है। देखो, भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से अगर मैदानी एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है और नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है तो इसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है और ये काफी डेंजरस होता है। अब सिंधिया जी तो प्याज डाल के कार में एसी तुरंत बंद कर देते हैं देख के, क्योंकि उनकी चमड़ी थोड़ी अलग टाइप की है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे, और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। लेकिन आप और हम ये नहीं ट्राई कर सकते। हीट वेव में जान चली जाती है लोगों की। अब जरा ये लिस्ट देखो। नॉर्दर्न भारत में 27 ऐसी जगह हैं जहां पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला गया था और ये तो बस शुरुआत है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साल आने वाला है सुपर एल नीनियो। एल नीनियो बेसिकली पैसिफिक ओशियन में होने वाला एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें इक्वेटर के पास ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है और इसका असर पूरी दुनिया के वेदर पे पड़ता है। लेकिन एल नीनियो अपने आप में कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। लेकिन इस बार का जो एल नीनियो है वो पोकेमॉन की तरह विकसित होकर सुपर एल नीनियो बन गया, यानी पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। लास्ट टाइम ये 1877 में हुआ था और उस टाइम पे भारत और चाइना में लाखों लोग मारे गए थे और इस बार भी ऐसा हो सकता है। यूरोप में ऑलरेडी हीट डोम बनना शुरू हो गया है। हीट डोम मतलब जब एटमॉस्फेयर में जो हाई प्रेशर है वो किसी जगह के ऊपर ढक्कन की तरह बैठ जाता है और गर्म हवा को नीचे फंसा के रख देता है और वहां तंदूर जैसी सिचुएशन बनने लगती है। शहरी इलाकों में और खतरनाक हो जाता है क्योंकि आज के समय शहर में रहने वाले लोग बिना पेड़ों के कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। शहरों में पेड़ काटते काटते हालत ऐसी हो गई है कि अब हर जगह सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट बचा हुआ है और ऐसे हीट वेव के समय में ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ये वीडियो देखो, आप साफ साफ देख सकते हो कि पेड़ के नीचे का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट सनलाइट के कंपैरिजन में 10 से 15 डिग्री ज्यादा ठंडा होता है। एक और एग्जांपल देता हूं। ये दोनों फोटोज देखो, सेम टाइम पे सेम जगह पे ली गई हैं। पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 29 डिग्री था और जहां पेड़ नहीं थे वहां 45 डिग्री। एस्फॉल्ट और कंक्रीट के सरफेस पे ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब गर्मी में पेड़ जमीन को ठंडा रखते हैं, लेकिन हमारे बाबू लोग घूस लेके ऐसी सिटी प्लानिंग करते हैं कि गलती से भी कहीं एक पेड़ ना बच जाए। फिर टैक्स पेयर के पैसे पे दुबई घूम के आते हैं तो उनको एक आइडिया चमकता है कि दिल्ली जैसी गर्म जगह पे अगर हम पाम ट्री लगा दे तो कैसा रहेगा, और फिर ये वो कर भी देते हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आज के टाइम पर पूरे भारत की यही कहानी है। 2015 से 2019 के बीच में 4 सालों के अंदर हमने जितना फॉरेस्ट कवर गेन किया था उससे 18 गुना फॉरेस्ट कवर हमने लूज कर दिया है और इसी का इंपैक्ट हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। पूरे दिन पत्थर की इमारतें धूप में तप के गर्मी को स्टोर करती हैं और फिर शाम को जब सूरज डूब जाता है तब भी ये बिल्डिंग्स ठंडी नहीं हो पाती है। वो धीरे धीरे वही
सारी स्टोर्ड हीट वापस हवा में छोड़ने लगती है और हम लोग भी फिर एसी को फुल ब्लास्ट पे चलाते हैं और इसके एग्जॉस्ट से भी गर्म हवा बाहर निकलने लगती है। बड़े बड़े शहरों में तो हमने यूरोपियन कंट्रीज को देख देख के कांच की बिल्डिंग वाला जीनियस आइडिया भी अपना लिया है, जो गर्मी को अपने अंदर स्टोर करके ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा काम करता है। ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए अच्छा है जहां पे सर्दी रहती है लेकिन देखने में चमकीला लगता है, तो अपने बड़े शहरों में हमने बिना दिमाग लगाए इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है और इस वजह से हमारे शहरों को रात में भी ठंडा होने का मौका नहीं मिल पाता है। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। दिल्ली में एक जगह रात के 9 बजे की रीडिंग है 32.5 डिग्री सेल्सियस और एक दूसरी जगह रात के 8 बजे की रीडिंग है 36 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में भी रात के 9:30 बजे 33 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हो तो रात के वक्त वेदर ऐप को ओपन करके देख लेना, आपको यही हालत दिखाई देगी। मतलब दिन भर में सूरज की गर्मी में ये शहर तपते रहते हैं और रात को ये ठंडे भी नहीं हो पाते और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी को कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। और इस सब की सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं वो लोग जिनके पास एसी या कूलर खरीदने के पैसे नहीं है, झुग्गियों में जो रहते हैं, टिन की छतों के नीचे रहते हैं, जो लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, गार्ड्स हैं, डिलीवरी वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सारे लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। लातूर में 8 महीने की बच्ची की इसलिए चली गई क्योंकि वो टिन की छत वाले कमरे के नीचे सो रही थी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, सुपर एल नीनो आ जाएगा, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद मानसून आएगा, सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि इस बार ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने बताया, एल नीनो कोई एक्सट्रीम रेयर इवेंट नहीं है, हर 3 से 7 साल में आता रहता है और हम झेल भी जाते हैं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि एल नीनो हमारे मॉनसून के साथ कोलाइड कर रहा है और जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो भारतीय मॉनसून कमजोर पड़ने लगते हैं। मौसम विभाग ये बता रहा है कि इस बार की बारिश नॉर्मल से कम रहने वाली है। अब भारत को अपना 70 से 90% रेनफॉल इसी समय मिलता है और भारत के 60% किसान खरीफ की फसलों के लिए बारिश पे डिपेंड करते हैं। चावल, दाल, तिल, सोयाबीन, कॉटन, सब की खेती इसी टाइम पे की जाती है और अगर ये फसल बर्बाद हुई तो फूड इन्फ्लेशन गजब तरह से आएगा। डेली वेजिटेबल से लेकर फ्रूट, दाल, चावल, आटा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे और ये सिर्फ 2 महीने का इशू नहीं है। खरीफ की फसल बर्बाद होती है तो इसका असर आपको अगले साल तक भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि इतना सब कुछ ऑलरेडी कम था, एक और तरफ से हमारी फील्डिंग सेट हो रखी है और वो है हमारी सप्लाई चेन का इशू। पेट्रोल और डीजल के दाम तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 2 बार ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और आगे और बढ़ेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन वो शायद पीएम मोदी के 8 बजे वाले एड्रेस के बाद बढ़ेंगे। अब पेट्रोल डीजल महंगे होने से सिर्फ आपकी कार चलाने का रेट नहीं बढ़ता है, हर चीज महंगी होती है जो ट्रक पे चढ़ के आपके घर तक पहुंचती है। और इस कोड़ के ऊपर अलग से खाज आ गई है फर्टिलाइजर की कमी। हमारी लगभग पूरी खेती यूरिया और डीएपी पे टिकी हुई है और इन दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। 20% यूरिया, 50 से 60% डीएपी और 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर। चाइना, रशिया, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूएस, ओमान, इन सब जगह से हम ये सब इंपोर्ट करके लाते हैं। और जब से उस नारंगी आदमी ने ईरान के अंदर बम गिराए हैं तब से दुनिया भर के शिप्स की सांसें अटक गई हैं। यूएस ईरान वॉर अभी रुकती हुई दिख नहीं रही है। ऊपर से रशिया यूक्रेन वाला बंदा फिर से आग पकड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक कर दिया था। अब रशिया हमारे टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर्स में से एक है। अगर रशिया पर और सैंक्शंस लगते हैं, अगर शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ये सब हमारे लिए एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ऐसे में शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई आप तो इस देश के एक आम इंसान हो, अगर आप बेरोजगार हो तो आप एक कॉकरोच हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो जवाब यह है कि ये बातें अपने पे ग्रेड से थोड़ा ऊपर निकल गई हैं। ज्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर बचा सकते हो तो पेड़ बचा लो, लगा सकते हो तो पेड़ लगा दो। नौकरी कर रहे हो तो अभी स्विच वगैरह बिल्कुल मत करना। पैसे अगर सेव करके रखे हैं तो ईएमआई पे आईफोन वगैरह मत ले लेना और हो सके तो घर में सोलर लगवा लो। नई गाड़ी लेने की अगर सोच ही रहे हो तो इलेक्ट्रिक वाली देख सकते हो। और ये सब देश हित से ज्यादा आपके पर्सनल हित के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो थोड़ा सिटी प्लानिंग के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। हमारे शहर एकदम घटिया तरीके से डिजाइन हो रहे हैं और उस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद तो कम है, लेकिन क्या पता हमारे बात करने से बाबुओं को थोड़ी सी शर्म आ जाए। और ये सब कोई रॉकेट साइंस वाली बात भी नहीं है। सिंगापुर ने किया है, वियतनाम ने किया है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर ही कुछ छोटे छोटे शहर जैसे मैसूर और चंडीगढ़, इसके कुछ पार्ट्स में कितनी ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे जेब में प्याज मत रखना, थोड़ा हाइड्रेशन पे ध्यान देना। आपके घर में अगर हाउस हेल्प आती है तो उसको फ्रिज से बर्फ ले जाने दो। डिलीवरी वाले अगर आते हैं तो उनसे पानी पूछ लो। बिल्डिंग में अगर गार्ड्स हैं तो देख लो कि भैया जहां बैठे हैं वहां पे छाया का प्रबंध है कि नहीं। बालकनी है अगर तो वहां पर चिड़िया के लिए पानी रख दो। सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन बात क्या है ना, जब घर और गाड़ी में एसी 18 पे चलता है तो ये चीजें अक्सर याद नहीं रहती हैं। तो थोड़ा इसका ध्यान रखो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है,
क्लिक करो और अभी देख डालो।